प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा की इस वीडियो में हम बायोलॉजी सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है या आपका कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न द्वारा कहा जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण के समय या प्रोटीन संश्लेषण के कार्य में सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांगों या सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं। दिए गए ऑप्शन है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। अंतःद्रव्य जालिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। गाल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी वह कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका निभाती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंतःद्रव्य जालिका। वह कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण प्रोटीन सिंथेसिस में अंतःद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल अर्थात वर्क बेंचेस होते हैं। ये जो प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सेल होती है, ठीक है, इसमें राइबोसोम क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं अर्थात लगे रहते हैं। और ये राइबोसोम क्या कहलाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल अर्थात वर्क बेंचेस कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु अर्थात प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकीय और आणविक नियंत्रण सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ के सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन है एपोप्टोसिस, काल प्रभावन अर्थात एजिंग, अपहाशन अर्थात डीजनरेशन, उत्तक्षय अर्थात नेक्रोसिस। क्या कहा जाता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ के सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को। इसका आंसर है ऑप्शन ए, एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस के संबंध में अगर बात करें, ये भ्रूणी विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ऑर्गन्स के प्रति विकास अर्थात इन्वोल्यूशन के समय होता है। एपोप्टोसिस कौन से समय होता है, भ्रूणी विकास अर्थात एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और ऑर्गन्स के प्रति विकास इन्वोल्यूशन के समय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद अर्थात स्टेप कौन सा है, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ग्लूकोज का अपघटन, अंतिम श्वसन श्रृंखला, केफ्स चक्र, जल अपघटन। क्या है, इसे 1999 के RTS के प्री में पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन बी, केफ्स चक्र वह स्टेप या पद है जिसमें हमारा तंत्र सबसे अधिक एटीपी अणुओं का उत्पादन करता है। केफ्स चक्र के बारे में अगर बात करें, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में अधिकतम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद केफ्स चक्र, क्रेब्स साइकिल है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है केफ्स चक्र, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। केफ्स चक्र की खोज हैंस क्रेब ने 1937 ईस्वी में की थी
और इसी के नाम पर इस साइकिल का नाम, इस चक्र का नाम क्रेब्स चक्र रखा गया है, क्रेब्स साइकिल रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिवरीज, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है, ऊपर के प्रश्न में हमने देखा कौन है, जे मेंडल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है अनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक पिता किसे माना जाता है? ऊपर के दोनों प्रश्न में हमने इस पर बात की है। चलिए इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। ये उत्तराखंड PCS 2021 की प्री में एग्जाम में पूछा गया था। एक ही प्रश्न को कई एग्जाम में कई बार पूछा है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न हमें याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया था वह है, क्या था वह कौन सा जीवधारी है जिसका प्रयोग मेंडल ने अपने वंशागतिकी के नियम को प्रतिपादित करने में किया था, पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन है ड्रोसोफिला, स्नैपड्रैगन, गार्डन पी मटर, स्वीट पी सुगंधित मटर। वह कौन सा जीवधारी है जिसका प्रयोग मेंडल ने अपने वंशागतिकी के नियमों को प्रतिपादित करने में किया था? ऑप्शन सी गार्डन पी अर्थात मटर का प्रयोग किया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगर हम मेंडल की प्रयोग के बारे में बात करें मटर संबंधित, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ये हमें पता है। उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। ठीक है, कौन से मटर के पौधे पर? गार्डन पी मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का, कितने प्रकार के गुणों का? 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम प्रतिपादित किए। कितने नियम प्रतिपादित किए? 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक है, ये मेंडल के मटर संबंधित इंपॉर्टेंट अध्ययन 7 में 3 नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, ये याद रखना है। मेंडल ने मटर से संबंधित प्रयोग किया था, वो भी गार्डन पी मटर, खुरदरी मटर पर प्रयोग किया था। और उसने अध्ययन में 7 प्रकार के अध्ययन किए, उसमें 3 नियम प्रतिपादित किए। ठीक है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, उपरोक्त सभी। किस पर आधारित है? मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है, लैंगिक जनन पर आधारित है मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है जिनोम चित्रण अर्थात जीनोम मैपिंग का संबंध इनमें से है, किससे है संबंध? जीनोम मैपिंग्स में नाम ही जीनोम है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, रक्त वर्गीकरण, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, मस्तिष्क का चित्रण। जीनोम चित्रण नाम से स्पष्ट हो रहा है जीन्स का चित्रण से संबंधित होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। जीनोम चित्रण अर्थात जीन मैपिंग की अगर हम बात करें का संबंध जीन के चित्रण से है। किसी भी जीव के DNA में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रम जीनोम कहलाता है। ठीक है, जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, जीन DNA से बना होता है, DNA से जीन बना होता है और जीन से क्या बना होता है? गुणसूत्र बना होता है। और गुणसूत्र किससे बना होता है? क्रोमेटिन से बना होता है। ठीक है, इस तरह ये क्रम है। ठीक है,
अगर ये छोटे से बड़े के क्रम में है ना, डीएनए से जीन, जीन से गुणसूत्र और गुणसूत्र किससे, क्रोमेटिन से। अगर इसका क्रोमेटिन से क्या बनता है फिर, अगर हम उल्टे क्रम में जाएं, क्रोमेटिन से गुणसूत्र का निर्माण होता है और गुणसूत्र से जीन का निर्माण होता है और जीन से डीएनए, ठीक है। अगर इसको भागों में तोड़ते जाएं तब क्रोमेटिन से गुणसूत्र, गुणसूत्र से जीन, जीन से डीएनए। और यदि हम बनने के क्रम में बात करें तो डीएनए से जीन, जीन से गुणसूत्र, गुणसूत्र से क्रोमेटिन। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, जीन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई जीन है। क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए की बनी ऐसी अति सूक्ष्म संरचनाएं जो आनुवंशिक लक्षणों का धारण एवं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। जिन जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है, जो जीन है वो जीवों के शरीर में आनुवंशिकता की क्या है, मूलभूत इकाई है। अगला प्रश्न है, जीन है, जीन क्या है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है डीएनए का एक भाग, डीएनए और हिस्टोन का एक भाग, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का एक भाग, उपरोक्त सभी। क्या है जीन? यदि ह्यूमन एनिमल की बात की जा रही है तो जीन डीएनए से संबंधित होगा, और यदि वायरस वगैरह की बात हो रही है तो ये डीएनए प्लस आरएनए दोनों से संबंधित हो सकता है, ठीक है, अगर यह वायरस से संबंधित बात हो रही है तब। अगर यहाँ पर केवल जीन पूछा जा रहा है तो हम एनिमल किंगडम को लेकर चलते हैं, और इसका आंसर यदि हम एनिमल किंगडम को लेकर चलते हैं तो ये डीएनए का एक भाग होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। जीन के संबंध में बात किया जा रहा है। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रनुमा अणु होता है, और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अर्थात मोनोमर्स अणु होते हैं। कितने? 5000 से 1 लाख जोड़ी न्यूक्लियोटाइड एकलक अर्थात मोनोमर्स होते हैं। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? जेनेटिक कोड की विशेषता दिया है और इनमें से कौन सी विशेषता सही है पूछा गया है हमसे। पहला कथन है, यह प्रायः सार्वत्रिक होता है अर्थात यूनिवर्सल होता है, बिल्कुल सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, ये भी सही है। यह अंतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होते हैं, ये भी सही है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है, ये भी सही है। अर्थात चारों कथन सही हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हैं। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें, जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक अर्थात यूनिवर्सल होता है। प्रत्येक जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आनुवांशिक कोड पद्धति 43 = 64 त्रिगुणी संकेत शब्द ट्रिपलेट कोड वर्ड होते हैं जिन्हें कोडान कहते हैं, ठीक है। ये दूसरा कथन था। ये तीसरे कथन में अंतिव्यापी अर्थात नॉन ओवरलैपिंग, गैर अस्पष्ट अर्थात नॉन एम्बिगुअस एवं कोमा रहित अर्थात कोमालेस होते हैं, ये तीसरा कथन था। आनुवांशिक कोड के 64 कोडान्स में से 3 कोडान यूएए अर्थात यूरेसिल एडेनिन एडेनिन, यूरेसिल ग्वानिन एडेनिन और यूरेसिल एडेनिन ग्वानिन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते। इन्हें समापन कोडान, स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। एवं एयूजी अर्थात एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन मिथियोनिन नामक अमीनो अम्लों को कोडान को प्रारंभन कोडान अर्थात इनिशिएशन कोडान कहते हैं, अर्थात स्टार्ट करने वाला कोडान कहा जाता है। किसे? एयूजी को। ये मिथियोनिन नामक अमीनो अम्ल को स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, इनिशिएशन कोडान कहलाता है। इसलिए ये कोडान से संबंधित कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न है,
जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम अर्थात एक क्रमवार परिवर्तन अर्थात पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार का क्रमवार परिवर्तन जिसे अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहते हैं क्या कहलाता है? दिए गए ऑप्शन है उत्परिवर्तन, संयोजन, प्रतिरूपण, प्रजनन। क्या कहलाता है ये? इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्परिवर्तन कहलाता है। जिनके भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में होने वाले परिवर्तन उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहते हैं इसे। उद्विकास के लिए अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने में उत्परिवर्तनों का काफी महत्व होता है। ये उत्परिवर्तन का महत्व किसके लिए होता है? अनुवांशिक परिवर्तन स्थापित करने के लिए उद्विकास में। अगला प्रश्न है जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, अर्थात इसके कहने का मतलब है फादर से या मदर से अगली पीढ़ी में, सन या डॉटर में, ठीक है, अनुवांशिक लक्षण को किस तरह ले जाया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। अगर हम ऑप्शन की बात करें राइबोसोम द्वारा, प्लाज्मा द्वारा, क्रोमोसोम द्वारा, लाइसोसोम द्वारा, इसका आंसर सभी को पता है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट किया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। ऊपर के कई प्रश्नों में हमने इस पर चर्चा की है। कुछ इन्फॉर्मेशन है इसमें, वैसे भी इन इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसका आंसर मैं खुद बता देता हूँ आपको। जीव में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम अर्थात ये पुरुष का क्रोमोसोम XY और ये फीमेल अर्थात मादा का क्रोमोसोम XX है। ये जब एक पुरुष और एक महिला का जब क्रोमोसोम, अगर एक पुरुष का ये X वाला और एक महिला का ये Y वाला क्रोमोसोम मिक्स होता है, ठीक है, तब एक मादा का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। लेकिन जब पुरुष का ये Y क्रोमोसोम और मादा का ये X क्रोमोसोम ट्रांसमिट होते हैं, तब एक लड़के का जन्म होता है, पुरुष का जन्म होता है, नर का जन्म होता है, ठीक है। इस तरह पेरेंट्स के क्रोमोसोम के ट्रांसमिशन द्वारा एक अगली पीढ़ी की नर और मादा का जन्म होता है। जीव में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम द्वारा संतान में ले जाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं तथा इनका नाम प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक वाल्डेयर थे और वाल्डेयर ने इसे 1888 ईस्वी में नाम दिया था, ठीक है, वाल्डेयर ने नाम दिया है, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ये क्रोमोसोम नाम किसने दिया है? वाल्डेयर ने दिया है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका की धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में स्पष्ट हो जाता है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं, जिन पर जीन्स पाए जाते हैं। जबकि अधिकतर जीन्स डीएनए के भाग होते हैं, परंतु कुछ विषाणुओं में आरएनए के भाग होते हैं, जैसे वायरॉइड या वायरस, रियो वायरस। जो रियो वायरस होता है वो क्या आरएनए से बना होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। इसमें क्या कहा गया है, जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन होता है, उससे क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, क्रोमोसोम बनता है। और ये क्रोमोसोम से क्या बनता है? जीन बनता है। और जीन से क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जैसे रियो वायरस, जो आरएनए से बना होता है इस डीएनए की जगह, ठीक है। क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से जीन बनता है और जीन डीएनए होता है, अर्थात डीएनए से बना होता है जीन। इस प्रकार ये क्रम है। अगला प्रश्न है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के
नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी क्या है पूछा गया है। एंजाइम है, हार्मोन है, आरएनए है, डीएनए है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए। ठीक है, डीएनए उत्तरदायी है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण हेतु। अगला प्रश्न है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? डीएनए की किस विशिष्टता ने या विशेषता ने उसे एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट करने के लिए उपयुक्त बनाया है, उसे या अद्वितीय रूप से बनाया है? ऐसी क्या विशेषता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं, दो रज्जुक, टू स्ट्रैंड्स की पूरकता, द्विकुंडली डबल हेलिक्स, प्रति मोड़ क्षारक युग्मों की संख्या, शर्करा फास्फेट बैकबोन। क्या विशेषता है जिसने डीएनए को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होने के लिए उपयुक्त बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दो रज्जुकों की पूरकता, अर्थात टू स्ट्रैंड्स की पूरकता या विशेषता है उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होने के लिए उपयुक्त बनाने हेतु। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये ऐसे बना होता है डीएनए, इस प्रकार से। ठीक है, ये जो है टू स्ट्रैंड्स दिखाई दे रहा है ना, ये पहला है और ये दूसरा है। ठीक है, इस तरीके का बना होता है, यही इसकी विशेषता है। और इसमें ये कुछ बेस लगे होते हैं। अगर इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें, डीएनए प्रत्येक मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। कहाँ विद्यमान होता है डीएनए? मानव कोशिका के केंद्रक में विद्यमान होता है। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण एवं उनका प्रेषण करना है। डीएनए की दो रज्जुकों की पूरकता उसे इस कार्य हेतु सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण अर्थात जेनेटिक ट्रांसमिशन कैसे होता है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं, जीन के सम्मिश्रण से, अर्थात जीन के ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण अर्थात सफलिंग से, उपरोक्त सभी से। किससे होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से। इन तीनों से लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव और जीन के मिश्रण, उपयुक्त तीनों से लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण अर्थात जेनेटिक वेरिएशन होता है, जीन में बदलाव होता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। गुणसूत्रों की वंशागतिकी का सिद्धांत किसने दिया था पूछ रहा है। इसके ऑप्शन है मेंडल, सूटन एवं बोवेरी, मूलर, वाल्डेयर। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, सूटन एवं बोवेरी ने गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। वाल्टर सूटन और थियोडोर बोवेरी इनका पूरा नाम है। इन्होंने गुणसूत्रों का वंशागत सिद्धांत क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दिया था। अगला प्रश्न है, जीन अणु अर्थात डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने बनाया पूछा रहा है। दिए गए ऑप्शन है, डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग,
डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, और अंतिम है डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए अर्थात जीन के अणु की संरचना का सबसे पहले रेखांकन किया, बनाया था। डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा R फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे संश्लेषण द्वारा 1953 में जीन अणु अर्थात डीएनए का कुंडलीदार अर्थात सर्पिलाकार सीढ़ी सदृश अर्थात इस तरह का जो जीन का मॉडल होता है उसे दिया था, विन्यास प्रस्तुत किया था। इस तरह का जो डीएनए का मॉडल होता है उसे इन वैज्ञानिकों ने, किन वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा R फ्रैंकलिन, इन सभी ने मिलकर इस डबल हेलिक्स वाले डीएनए मॉडल दिया था। ठीक है, इनके अनुसार एक सीढ़ी की भांति डीएनए का अणु सीधा नहीं होता। ठीक है, डीएनए का अणु एक सीढ़ी की भांति सीधा नहीं होता, बल्कि यह कुंडलीनुमा होता है। सीढ़ी के दो लंबे डंडे एक के अक्ष रेखा के चारों ओर द्विचक्राकार रचना अर्थात डबल हेलिक्स बना लेते हैं, इस तरह के। ठीक है, इस तरह के डबल हेलिक्स बना लेते हैं, बोल रहा है। ये मॉडल इन 4 वैज्ञानिकों ने दिया है। इन वैज्ञानिकों का नाम आपको हमेशा पता होना चाहिए, डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा R फ्रैंकलिन। इन चारों ने मिलकर जीन के डबल हेलिक्स मॉडल को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किस खोज से है? अभी हमने ऊपर के प्रश्न में देखा किस खोज से है। चलिए इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।